हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल के जर्नल नॉलेज और जर्नल अवेयरेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की यहाँ पे सीरीज चल रही है। आज की हमारी ये 4th वीडियो होगी जिसके अंदर हम सभी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैंने आप सभी को 16 नवंबर 2021 में जितने भी जनरल नॉलेज और अवेयरेंस से क्वेश्चंस पूछे गए थे विद एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 17 नवंबर 2021 में आपके मॉर्निंग शिफ्ट में किस तरीके से जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरेंस से क्वेश्चंस पूछे गए आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अब से वैसे भी आप लोगों के एग्जाम में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 नहीं। तो आपको क्या करना है, ये आपके आपकी एक प्रैक्टिस सीरीज भी हो सकती है। तो आप लोगों को मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 25 स्कोर आप सभी का कैसा रहा। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि आपको हर एक टॉपिक से कितने डीपली उसको करना है या कितने सबसे ज़्यादा फोकस आपका किस पे होना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने का मेन एम आप सभी को पता है, यही है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको मॉर्निंग में 7 AM पे ये वीडियो चैनल पे हमेशा देखने को मिलेगी, तो उसकी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इस बार आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट डे में किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आप सभी से पूछा गया है 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई के अनुसार चंद्रयान सेकंड ने चंद्रमा की कितनी परिक्रमा पूरी कर ली थी। एज पर अनाउंसमेंट मेड बाय द चेयरमैन इसरो ऑन 6 सितंबर 2021 चंद्रयान सेकंड हैज़ कंप्लीटेड रेवोल्यूशन ऑफ द मून। आपके ऑप्शंस हैं 9,000, 12,000, 15,000 या फिर 11,000। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने यहाँ पर इसने परिक्रमा पूरी कर ली थी। आपके क्वेश्चन दोबारा से मैं आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है और ऑलरेडी आपने 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है, जिसमें आपको एक चीज़ समझ आई है, करंट अफेयर सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो इस बार भी आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करके जाना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो 10 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो करंट अफेयर को ज़्यादा से अच्छे से पढ़ो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कम से कम 6 to 8 मंथ का आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा कि 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कितनी परिक्रमा को पूरी कर लिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 9,000 यानी कि 9,000। तो जितने भी लोगों ने फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप सभी देख सकते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवन ने कहा था कि अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के 9,000 चक्कर, कितने 9,000 चक्कर पूरे किए कर लिए थे और आपके ऑनबोर्ड उपकरण नाम मात्र काम कर रहे थे। ताज़ा घोषणा इसरो ने प्रमुख सोमवार से शुरू की थी कि 2 दिवसीय लूनर साइंस वर्कशॉप 2021 के दौरान की गई थी। मेनली आपको ये पूरा समझ में आया कि रेवोल्यूशन आपको कितने देखने को मिलते हैं, 9,000 यानी कि 9,000 इन्होंने पूरे चक्कर जो यहाँ पे पूरा किया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप सभी से पूछा गया है किस देश को सीमो कुश्ती खेल का जनक माना जाता है। विच कंट्री रिगार्डेड एज द ओरिजिन ऑफ सुमो रेसलिंग गेम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आप सभी ने मे बी ऑप्शंस भी नहीं पढ़े होंगे उस समय पर। जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया या साउथ कोरिया। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपका जो सुमो रेसलिंग गेम है इसका जनक किसको माना जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान। तो सेकंड का राइट आंसर आपको पता है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप में से जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। सुमो की उत्पत्ति जापान में हुई थी, एकमात्र देश जहां इसके पेशेवर रूप से अभ्यास किया जाता है और जहां इसे
राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है। इसके गेंदाई बूडो माना जाता है जो आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट को संदर्भित करता है, लेकिन इस खेल का इतिहास कई सदियों पुराना है। ठीक है, तो यानी आपका जो ये सूबो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, जापान में। तो आगे भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप सभी से पूछा गया है, आपके फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को यानी कि आपके सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पॉल क्रूगमैन को, मिल्टन फ्रीडमैन को, जेम्स जे हैकमैन को, या फिर एल्फ्रेड मार्शल को। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है। तो ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट के पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के किसको जनक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कभी भी कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो याद रखना कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आपके सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक आपके एल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जाता है। द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपके लोकसभा के डिप्टी स्पीकर होता है उसको हटाया जाता है किसके थ्रू, कैसे हटाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का उपदेश से, या फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के होते हैं वो ऑर्डर देते हैं, तब आपके लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को हटाया जाता है। या फिर कंप्यूटर और भारत के महालेखा परीक्षक का आदेश, या फिर आपके कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऑर्डर आता है तब इन्हें हटाया जाता है। या फिर लोकसभा का एक प्रस्ताव लोकसभा के सभी तत्कालीन संस्मरणों के बहुमत से पारित हुआ था है। या फिर आपका एक रेजोल्यूशन निकाला जाता है लोकसभा की तरफ से और ज़्यादातर मेजॉरिटी जब उसको पास करेगी तब इन्हें रिमूव किया जाता है। या फिर भारत के महान्यायवादी का उपदेश यानी कि आपके अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ये जब इनका ऑर्डर आता है तब आपके लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको हटाया जाता है। तो याद रखना किसके ऑर्डर पे इनको, आपके जो डिप्टी स्पीकर है लोकसभा के, तब किसको ऑर्डर पे कहने पे हटाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल एंड देन मेमोरी ऑफ द लोकसभा। ये आप सभी ने, आशा करती हूँ सब ने करेक्ट दिया होगा, सबको पता भी होगा। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जब लोकसभा का एक प्रस्ताव लोकसभा के सभी तत्कालीन स्मरणों के बहुमत से पारित होता है देन तब आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, आपकी सीएनजी की फुल फॉर्म आप सभी से पूछी गई है। तो यहाँ पर भी आपने बिना टाइम वेस्ट करे आपने 1 सेकंड में इसका आंसर लगा भी दिया होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसको हम करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगर हम 16 के कंपैरिजन में देखें 17 के एग्जाम में जनरल नॉलेज अवेयरेंस आप लोगों से थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर और भी करंट अफेयर से ज़्यादा और भी सब्जेक्ट जो है आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बाकी करंट अफेयर सेक्शन भी आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो लाइक आपके टाइम आपका बच जाएगा कि आप और भी सब्जेक्ट को या और क्वेश्चंस को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कम टाइम होता है और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है टिल विच ईयर वॉज बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ अ पाकिस्तान। आपको बताना है बांग्लादेश कौन से वर्ष में पाकिस्तान का अंग बना था। 1962, 1974, 1971 या फिर 1956। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आप सभी को कमेंट करना और इस तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 6 का राइट आंसर ए, बी, सी, डी जो भी होगा वो। तो याद रखना बांग्लादेश आपके पाकिस्तान का हिस्सा कब बना था, 1971 में। इट मीन 6 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के रूप से अलग हो गया था।
और आपके पाकिस्तान ने 1974 में दुनिया भर के दबाव के बाद बांग्लादेश को यहाँ पर मान्यता दे दी थी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से कौन एक आपकी मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेसोपोटामियन लैंग्वेज? आपको पता है वर्ल्ड हिस्ट्री में आप 4 सिविलाइजेशन यानी कि 4 सभ्यता यानी 4 सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सी सभ्यता होता है? जल्दी से मेरे से पहले कमेंट करके जल्दी से आप सभी मुझे बता दो कि 4 सिविलाइजेशन कौन कौन सी आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको पता है आपके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है, ये सबसे पहले और सबसे ओल्डेस्ट सभ्यता आपको देखने को मिलती है। देन आपके आती है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। देन आपके आते हैं इजिप्ट यानी कि आपकी मिस्र की सभ्यता, और लास्ट है आपकी चीन की सभ्यता यानी कि चाइना की सिविलाइजेशन। ये 4 सिविलाइजेशन आप इसमें पढ़ते हैं, जिसमें आपको पता है इसको आप किस में पढ़ते हो? ब्रोंज एज में। ठीक है, ब्रोंज एज होता है ना आपका, इसके अंदर यानी कि कांस्य युग के अंदर ये 4 सभ्यताएं आती हैं, जिसमें से आपसे मेसोपोटामिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और पूछा गया है कि आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी इसमें से मेसोपोटामिया की लैंग्वेज नहीं है। आपके ऑप्शन है एल्माइट, एमरॉइड, अकेडियन या फिर सुमेरियन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए, बी, सी या डी कौन सा होने वाला है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी खासी तरीके से पढ़ा होगा। मेसोपोटामिया की जो लैंग्वेज है एल्माइट भी है, एमरॉइड्स भी है, अकेडियन भी है, बट सुमेरियन कोई लैंग्वेज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुमेरियन। आप लोगों की यहाँ पर भी देखते हो आपके बहुत ही सबसे पहली यहाँ पर सुमेरियन सिविलाइजेशन सभ्यता देखने को मिलती है, और सुमेरियन को आपको कंपेयर किया जाता है आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन से, क्योंकि आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन जितनी वेल प्लान्ड है उसी तरीके से सुमेरियन की भी थी। इसमें सबसे पहली सिटी आपने देखी होगी उर सिटी, या पहला शहर यहाँ पे बनवाया गया था। ये सारा कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा है इनमें से किसने अवध को एक अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन डिक्लेयरिंग अवध अ डिस्टर्ब्ड रीजन रिक्वायरिंग इट टू बी ब्रॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल? आपके ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन। आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री के भी आपको 1-2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 क्वेश्चन या मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो आपको सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, आपको पता है कि किसने आपके अवध को एक अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आप सभी जानते हो लॉर्ड डलहौजी हैं। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों ने जितने भी बी दिए वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? हाउ मैनी सीट्स डिड द नेशनल कांग्रेस विन एट द बिहार असेंबली इलेक्शन हेल्ड ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर 2020? 22, 15, 19 या फिर 10? कितनी सीट आपके बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी? तो याद रखना कितनी सीट जीती थी? टोटल आपकी 19 यानी कि 19 सीट्स जीती थी। तो 9 आपके क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने जितने भी लोगों ने सी बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, इसके बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आउट ऑफ 10 आप लोगों का स्कोर कितना रहा है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई बेस्ड यूनिट फॉर फोटोमेट्री द साइंस ऑफ मेजरिंग लाइट एज परसीव्ड बाय द ह्यूमन विजुअल सिस्टम? फोटो फैक्ट्री के लिए इनमें से कौन सी आधार इकाई है? मानव दृश्य प्रणाली द्वारा देखे गए प्रकाश को मापने का इसमें विज्ञान, एम्फर, मोल, कैंडल या फिर केल्विन? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कैंडेला। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आउट ऑफ 10 आप सभी ने स्कोर कितना कहा किया है। और जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप लोग वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से, किसी भी डाउट, स्टडी से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी तरीके से वीडियो अगर आप चाहते हो कंटिन्यू रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइव रहो, और रिस्पॉन्स भी आप सभी को करना है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं, द कैंडेला, ये ऐसा यूनिट बेस है जो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको अच्छे से आप लोग देख लेना। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, भारत के इनमें से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज द सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? अहमदाबाद में, लखनऊ में, भोपाल में, या फिर अमृतसर में? तो जल्दी से बताइए कौन से शहर में आपके सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर डी। आप सभी को पहले लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है, और अभी तक आप लोगों का कितना करेक्ट आंसर हुआ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिना टाइम वेस्ट करे आप सभी को, लेकिन इसका रिस्पांस देना ही है। तो आप सभी ने इसके बारे में अच्छा खासा सुना है कि सप्तक म्यूज़िक फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था आपका अहमदाबाद में। तो 11th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और आशा करती हूँ आप सभी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सप्तक संगीत समारोह भारतीय शास्त्रीय संगीत के उत्सव का आह्वान करता है और आमतौर पर हर साल अहमदाबाद में जनवरी के पहले सप्ताह में इसको आयोजित किया जाता है। तो पहली चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कौन से समय पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी के पहले वीक में इसको, यानी जो आपका सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल है, इसको अहमदाबाद में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी से पूछा गया है, आपके पास ये बुक दी है टू लाइफ्स, यानी कि टू लाइफ जो ये बुक है इसके ऑथर कौन है ये पूछा गया है। वी.एस. नैपॉल, अरविंद अजीजा, सलमान रश्दी, या फिर विक्रम सेठ? तो जल्दी से बताओ ये टू लाइफ जो है इसके लेखक कौन है? एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये मर्जी, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, नहीं तो 6 से 8 महीने के अंदर जितने भी बुक्स एंड ऑथर है उसको याद कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछेगा, और ज़रूरी भी नहीं है कि ये आएगा भी या नहीं आएगा आपके सेक्शन में, क्योंकि किसी एक सेक्शन में या 2 सेक्शन में ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपके में आएगा ये श्योरिटी नहीं है। एक ही क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो बुक्स एंड ऑथर अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हो। तो टू लाइव अगर हम बात करें, ये किताब आपकी लिखी थी विक्रम सेठ ने। क्लियर हो गया? तो 12th का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आप बुक देख सकते हो, ये टू लाइव, इसको लिखा था आपके विक्रम सेठ ने। ठीक है। इसमें 2 जीवित बचे लोगों की आंखों से देखी गई एक हिंसक शताब्दी का इतिहास है, और उनकी दोस्ती, शादी और स्थायी लेकिन जटिल प्रेम का एक अतरंग चित्र आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। कभी पढ़ना हो, आप सभी जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको बुक पढ़ना पसंद है, वो इसको ज़रूर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या होगा? इन अगस्त 2021, Prime Minister Narendra Modi announced that the Rajiv Gandhi Khel Ratan Award would be named to, आपके ऑप्शन है एकलव्य खेल रत्न अवार्ड, या फिर विजय हजार कील रत्न अवार्ड, या फिर आपका द्रोणाचार्य कील रत्न अवार्ड, या फिर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा खेल है ये। आप स्टूडेंट्स को सही कर लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है। एकलव्य, ये यहाँ पे गलत हो गया है। एकलव्य खेल रत्न अवार्ड, या फिर विजय हजार खेल रत्न अवार्ड, या फिर आपका द्रोणाचार्य खेल रत्न अवार्ड, या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन से नाम से राजीव गांधी का खेल रत्न अवार्ड को यहाँ पर नाम दिया गया था। तो राइट आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर डी है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको बताया खेल है, ठीक है, खेल। स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर, बट इट्स ओके। चलिए एक्सप्लेनेशन आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हैं। एक ऐतिहासिक फैसले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि राजीव खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। ठीक है। इसके अग्रणी
खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने भारत के लिए सम्मान और गौरव लाए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी से पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? विद रेफरेंस टू इंडिया फ्रीडम मूवमेंट विच प्राइम मिनिस्टर टू ग्रेट ब्रिटेन अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन 1932? आपके ऑप्शन है नेवेली चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल, स्टेनले बेल्टविल या जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, भारत के कौन स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ग्रेट ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ये किया था आपके जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड ने। तो इस क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, जो आपके दलित वर्गों, मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 1932 16 अगस्त है। आपके ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने अनाउंस किया था आपके एक कम्युनल अवार्ड जो कि प्रोवाइड करता है एक सेपरेट इलेक्टोरेट आपके डिप्रेस क्लासेस के लिए, मुस्लिम्स, यूरोपियन, सिख, एंग्लो इंडियन और आपके इंडियन ब्रेस जितने भी क्रिश्चियन के लोग हैं उनके लिए। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? इन विच सिटी डिड द फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद शूट हिमसेल्फ ऑन बीइंग बिसीज्ड बाय द ब्रिटिश पुलिस? आपके ऑप्शन है जबलपुर, कानपुर, अहमदाबाद या फिर भोपाल। तो जल्दी से बताइए कौन से शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो याद रखना किस शहर में हुआ था? ये हुआ था आपके इलाहाबाद में, यानी इलाहाबाद में। 15 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन को आप सभी देख सकते हैं कि इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। कब मारी थी? 27 फरवरी को 1931 को एक सहयोगी द्वारा धोखा दिए जाने पर उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया था। ठीक है, और ये पूछे तो कब मारा गया, तो याद रखना 1931 में इन्होंने अपने आप को मारा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी से पूछा गया, कदम बांध कदम नदी के संगम पर डैश में स्थित है। द कदम धाम आपको डैम है आपका, डैम इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस एट द कदम रिवर इनटू शरावती, गोदावरी, कामबनी या फिर कावेरी। तो ये जल्दी से बताइए जो आपका कदम धाम है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो याद रखना ये आपकी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो 16 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे। द डैम जो है इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कदम रिवर इनटू गोदावरी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बांध का मुख्य उद्देश्य है आदिलाबाद जिले में 25,000 हेक्टेयर के करीब सिंचाई करना है, और गोदावरी उत्तरी नहर परियोजना के रूप में भी ये जाने जाने वाली इस संरचना का निर्माण कब हुआ था? 1914 और 1965 के बीच इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, ये जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है गोदावरी नॉर्थ कैनाल प्रोजेक्ट, इसका स्ट्रक्चर बिल्ड अप्रॉक्सीमेटली 1949 टू 1965 के बीच में आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी से पूछा गया है, बहुत इकोनॉमिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी शुरू भुगतान, आपका करंट अफेयर का इकोनॉमिक सेक्शन का पार्ट से यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो कि नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की थी। इनमें से कौन सा बैंक सूची के लिए 5 बैंकों में से एक नहीं है पूछा है, नॉट पूछा है। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करिएगा। इन नवंबर 2020 व्हाट्सएप पार्टनर विद 5 इंडियन बैंक्स टू प्रोसेस इट्स पेमेंट सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट वन ऑफ द 5 बैंक इन द लिस्ट? आपके ऑप्शन है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC,
या फिर जियो पेमेंट बैंक। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा बैंक है जो इसमें इंक्लूड यानी कि लिस्ट में नहीं आता है। तो आप सभी को पता है वो कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया। तो 17 का राइट आंसर क्या हुआ आपको, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी से पूछा गया, एपीईडीए की रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस भारतीय राज्य में व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती का प्रतिशत सबसे अधिक है, पूछा है। अकॉर्डिंग टू एपीईडीए रिपोर्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द कमर्शियली कल्टिवेटेड फ्लोरिकल्चर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से कमेंट करके बताइए सबसे अधिक फूलों की खेती कहाँ पर होती है। ये चीज़ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो याद रखना सबसे अधिक आप लोगों की तमिलनाडु में होती है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देती हूँ कि कितने कितने परसेंट आपको देखने को मिलते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती आपको केरल में 16.5%, तमिलनाडु में 13.3%, कर्नाटक में 11.4%, मध्य प्रदेश में 11.1% और उत्तर प्रदेश में 7% होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो ये पहले खुद को पकड़ने के लिए जाल बुनता है। व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कॉल्ड, क्या कहा जाता है, इट जो आपके वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, एग, प्यूपा, लेट कुकून या फिर अर्ली कुकून। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ये सभी को पता होना चाहिए और गलत आप में से इसको कोई भी नहीं करेगा या बताएगा। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, प्यूपा। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो इसका जो स्टेज होता है। 19 का राइट आंसर बी है। वैसे तो आप में से किसी ने भी इसका जवाब गलत नहीं दिया होगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ। लाइफ साइकिल सबसे पहले आपका यहाँ एग बनता है, देन उस फिर किस में चेंज होता है, आपके कैटरपिलर में, देन प्यूपा, देन ये एडल्ट होते हैं। यानी कि जब कैटरपिलर प्यूपा नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए होता है तो ये पहले खुद को पकड़ने के लिए जाल बुनता है। क्लियर हो गया। ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ यहाँ पर, मे बी आपको ये भी जो करना है तो आप नेट से देख सकते हैं इसको। ये रहा आपका एग है, ठीक है, ये प्यूपा आप यहाँ देख ही सकते हो। तो इस तरीके से ये पहले क्या करता है, आपका ये जाल बुनता है। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कई बार बहुत जगह किया भी होगा, ठीक है, और पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये कभी कभी ये प्रोसेस भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना पहले एग आता है, देन कैटरपिलर, देन प्यूपा, देन एडल्ट, ये सीक्वेंस होता है। तो ये भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2020 में किस स्थान पर रखा गया, जिसे 7 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। India is ranked at the which place in the Climate Change Performance Index 2020 which was released on 7 दिसंबर 2020। तो आपको बताना है भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2020 में कौन से स्थान में रखा गया था, जो कि आपकी 7 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। 10वें रैंक पे, 15वें रैंक पे, 11वें रैंक पे या फिर 20वें जगह रैंक पे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 10वें रैंक पे। तो 20 का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इंडिया को आपको यहाँ पर कौन से स्पॉट पर देखने को मिला है, 10th पे। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी से पूछा गया है, इनमें से किसे 27 जनवरी 2020 को पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2020 टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड अ 2020 टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट ऑन जनवरी 2020। पार्थ एस दासगुप्ता को, पवन सुखदेव को, क्वेटे पारिक को या फिर माधव गाटगिल को। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए किसे आपको टाइलर प्राइज ऑफ इन्वायरमेंटल अचीव के लिए प्राइज मिला था, अवार्ड मिला था। तो वो थे आपके पवन सुखदेव। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे इसके एक्सप्लेनेशन तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हैं। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संवादमा राजपूत भवन राजदूत के पवन सुखदेव ने 2020 को टाइलर पुरस्कार आपका ये जीता था। इसे पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है और उन्हें उनके अभूतपूर्व हरित अर्थव्यवस्था कार्य के लिए सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है,
चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, युमथांग घाटी इनमें से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द युमथांग वैली लोकेटेड? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में या फिर आपके सिक्किम में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो के एंड तक बने रहना और सारे की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके युमथांग घाटी इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो वो आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है, आपके सिक्किम में। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, जनता द्वारा मुद्रा में रखे गए धन और बैंक जमा में रखे गए धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? What is the ratio of money held by public in currency to that they hold in bank deposit called? आपके ऑप्शंस हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी किसे क्या कहते हैं। तो याद रखना, जनता द्वारा मुद्रा में रखे गए धन और बैंक में जो जमा रखते हैं आप लोग पैसे को, उसके अनुपात को क्या कहा जाता है? उसको आप कहते हो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, मुद्रा जमा अनुपात। यानी 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से नर्तकियों में से कौन भरतनाट्यम नृत्यों के पुनर्जागरण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? हु अमंग द फॉलोइंग डांसर इज बेस्ट नोन फॉर द रेनेसांस ऑफ द भरतनाट्यम डांस फ्रॉम? आपके ऑप्शन है मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणेल या फिर अलारमेल वल्ली। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आपसे कभी आगे भी पूछ लिया जाए या आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो आप सभी जानते हैं कि आपके किसको कहा जाता है? रुक्मणी देवी अरुमेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इनको भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण के लिए सर्वाधिक ये प्रसिद्ध है। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। तो आप में से जितने भी लोगों ने सी बताया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड अनाउंस्ड अ मिनिमम एज पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट इन नवंबर 2020। एज पर द पॉलिसी अ प्लेयर मस्ट बी एटलीस्ट टू डैश प्ले क्रिकेट ग्लोबली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु की नीति की घोषणा की। नीति के अनुसार एक खिलाड़ी को विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम कितने साल की वो होनी चाहिए? 16 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड या फिर 13 ईयर्स ओल्ड। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का क्या राइट आंसर होगा, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 25 स्कोर आप सभी का कितना रहा। और मैं आप सभी से यही चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो देखने आते हैं या वीडियो को देखते हैं, एंड तक भी देखते हैं, तो आप इसमें अपना रिस्पांस भी दिया कीजिए। और आप ये देखो कि आप लोगों की इसके थ्रू प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि अगर आप लोग एग्ज़ाम में जाते और ये क्वेश्चन आपके सामने होते, तो आप लोग इसको कितना करेक्ट करके आते। इससे आप लोगों की साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको एक चीज़ समझ आएगी कि आप कौन से सेक्शन में वीक हो, तो आप उसको ज़्यादातर उस पर फोकस करोगे। क्योंकि स्टार्टिंग होती तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि आखिरकार हम किस में वीक हैं, हमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या करना चाहिए। और आप लोग वही चीज़ें पढ़ते हो जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हो, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, करंट अफेयर को स्ट्रांग कर लो, क्योंकि 10 या 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिलेगा। इससे अच्छा है आप लोग करंट अफेयर पे फोकस करो। जनवरी फरवरी में जब भी आपका एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, आप लोगों कम से कम ऑलरेडी सारी चीज़ें, तो आपका जनरल नॉलेज वाला सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। प्रैक्टिस आप लोग करते रहो। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग आएंगे आपके क्वेश्चंस कराने पे, ताकि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा बना रहेगा। तो वीडियोस आपको हमेशा चैनल पे मिलती रहेंगी। चलिए बात करते हैं, तो कितने साल की उम्र होनी चाहिए? तो राइट आंसर है आपका 15 ईयर, यानी 15 वर्ष की उम्र। ठीक है, 15 वर्ष की उम्र होना चाहिए। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आउट ऑफ 24 स्कोर आप सभी का कितना रहा।
तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। आप मेरे थ्रू पूछ सकते हैं वहाँ पे जो भी आपको जानना होगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मॉर्निंग में 7 AM पे हमारे चैनल पे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। इसके अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।